श्याम नारायण चौकसी। ठीक है, ये क्या बात हुई, ये हुआ, ये और भी पहले की बात है। मतलब ये आपका कि सिनेमा घरों में जो राष्ट्रगान चल रहा है या जो तिरंगा दिखाया जा रहा है, वो क्या है, हमारे देश के रेस्पेक्ट है, सभी लोग उसके प्रति प्रॉपर रेस्पेक्ट शो करें, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ तो ये केस का प्रोड्यूसर और पिक्चर हॉल ये वो सबके पास गया, काफी सारा मैस हुआ। और बाद में एससी ने अपना निर्णय दिया। एससी ने निर्णय क्या दिया, ये एक्चुअली केस है सामने वर्ष बनाम भारत संघ का ही केस था। भारत संघ, इसने क्या कहा कि ये 2016 का है। इसने कहा कि आपको सभी सिनेमा घरों में राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य है, तिरंगा दिखाना अनिवार्य है। ये उस समय था, बट राइट नाउ डेज ये अपनी इच्छा के ऊपर कि सिनेमा घर लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द रिलेटेड केसेस। नाउ सी, हम लोग एक बात कर रहे हैं सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, ठीक है, अधिकार या राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, क्या ये अलग से संविधान में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है? सी, एक्चुअल में ये क्या है, क्या पहले ये बात करते हैं। सूचना का अधिकार ये होता है कि हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारा जो टैक्स जा रहा है उसमें जो पैसा हो रहा है उसका कैसा वितरण कर रही है, कैसे उसको खर्च कर रही है, कैसे एक्सपेंड कर रही है, कैसे फंड बना रही है। ठीक है, इसके बाद हम ये जानेंगे कि कैसे जो ये कार्य करने की जो विधि है, प्रशासन चलाने की जो विधि है, या उसमें कैसे सारी चीजें हो रही हैं, सारी सरकार कैसे कर रही है, ये सारी चीजें को जो जानने का अधिकार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सूचना का अधिकार। क्लियर है? बट क्या है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से डिफाइंड नहीं है। बट ये सारी चीजें क्या मान ली जाती है, ये सारी चीजें अभिव्यक्ति वाले में ही सारी चीजों को कंक्लूड किया, स्वतंत्रता में कंक्लूड किया जाता है। अब देखो ये कब हुआ। एक्चुअल में ये एक केस है एसपी गुप्ता, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, बनाम भारत संघ। ठीक है, एसपी गुप्ता बनाम इंडियन यूनियन, और ये केस है 1982 का। ठीक है, इसमें ये निर्णय दिया गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है, ये हमारे किसका भाग है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भाग है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये हमारा किसका भाग है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्र। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग। क्लियर है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही भाग। तो हम लोगों, और ये अलग से नहीं डिफाइन किया गया है, बट इट इज अ पार्ट ऑफ। अब ये कब का था, ये 1982 का था, याद रखना है आपको। अब देखो, कई भी आपका जो हमारे जो संबंध अगर बिगड़ रहे हैं, अगर हमारे संबंध बिगड़ रहे हैं, तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं कि या हम ऐसा कोई भी सदाचार दिखाएं या हमारे मॉरलिटी को भी क्षति न पहुंचे, ऐसे ही हमें सारे के सारे क्या करने हैं, सभाएं आयोजित करनी है, या हम अपना सम्मेलन जो भी बना रहे हैं वो हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आगे बढ़। नाउ सी, आर्टिकल जो आपका 22 है, ये जो आर्टिकल आपका 20 है, सॉरी, आर्टिकल 20 यानी कि आपका अनुच्छेद 20, ये किस लिए बात करता है, ये अपराधों के बारे में बात, अपराध यानी कि आपके ऑफेंसेस के बारे में बात, ऑफेंस। अब ये क्या है, अपराधों के लिए जो दोष के संबंध में जो संरक्षण हैं, यानी कि जो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कन्विक्शन ऑफ द ऑफेंसेस, ये क्या बात कर रहा है, ये कह रहा है कि आपका किसी राज्य में मनमाने तरीके से दंडित नहीं कर सकते। ठीक है, संबंध में कि ये राज्य अपने ही मनमाने तरीके से किसी को दंडित नहीं कर सकता, लेकिन ये आपका ये भी ध्यान रखता है कि जो आप जिस समय जिस व्यक्ति ने कोई अपराध किया हो, उस समय कोई कानून चलता हो, लेकिन अगर मान लो उस कानून का ड्यूरेशन बस 1 साल का है और उसका जो सजा है वो 2 साल का है, तो 2 साल बाद जब उसके उस पर टॉपिक पर बहस चलेगी या डिस्कशन होगा, तो क्या वो वाला कानून माना जाएगा या कोई नया कानून है ये माना जाएगा। तो याद ये रखना है आपको, जिस समय उसने अपराध किया था, जिस समय उसका दोष सिद्ध हुआ था, उस समय जो कानून चल रहा था उसके अकॉर्डिंगली उसके सारे काम किए जाएंगे। लेकिन अगर मतलब कान जो नए
कानून के हिसाब से अगर कभी ऐसा हो जाए कि दंड में कुछ समय का काम कम हो जाए तो फिर वो वाला कानून लगेगा। क्लियर है? हम देखो इसमें बहुत सारे चीजों को ध्यान में दिया जाता है कि सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है? ओके। कम नहीं किया जा सकता अगर वो किसी रेप केस का हो या कोई छेड़खानी का हो या कोई अप्राकृतिक यौन संबंध का हो या कोई समझ रहे हो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो लाइक दिस वे या किसी का अपराध हो, ये सारी चीजों पर उसको क्या नहीं तो अपराध को कम नहीं किया जा सकता है। तो ये किसके बारे में बात करता है? ये आर्टिकल 20 के बारे में ही बात करता है। अब देखो जैसे कि अगर हम बात करें राजीव गांधी की हत्या, ठीक है, तो हत्या कर दी 4 लोगों को गिरफ्तार 1991 में उनकी हत्या कर दी गई थी और 4 लोगों को उसमें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हैव सम क्वेश्चंस। पहले क्वेश्चंस देखते हैं और फिर क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग आगे का देखेंगे जो हम लोग फंडामेंटल राइट्स देख रहे थे। तो आज ये क्वेश्चंस हैं कि प्रॉपर्टीज या आप बोल सकते हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज या विशेषताएं, विशेषताएं किसकी प्रॉपर्टीज या विशेषताएं? संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की, इसके विशेषताओं के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। अब पहला आरपीएससी के द्वारा ही सारे क्वेश्चंस तो देखते हैं थोड़ा सा। इसमें ये पूछा गया है कि जो मूल संविधान है किसके द्वारा हस्तलिखित है? जो पहला जो हमारा संविधान लिखा गया था, ठीक है, जो हमारा मेन संविधान लिखा गया था द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन, वो किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? ठीक है, तो उसका नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा। ठीक है, सो हैंड रिटन, हैंड रिटन, क्या हस्तलिखित, ठीक है, मूल संविधान के द्वारा, मूल संविधान। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं थोड़े, तो हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध है। अब वेस्टमिंस्टर मॉडल भी हम लोगों ने देख लिया गया था, ठीक है, तो वेस्टमिंस्टर मॉडल, वेस्टमिंस्टर मॉडल के बारे में हम लोग जैसे ही डिस्कस कर रहे थे, तो ये किस लिए लिया गया था? संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली के लिए, ठीक है, या हमारा जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, ये कहाँ से लिया गया था? ये इंग्लैंड के द्वारा, इंग्लैंड से लिया गया था और वहां पर ये है। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की जो उद्देश्य का यानी जो हम लोग देखते हैं और प्रस्तावना में किस किस किन किन शब्दों या शब्दों का प्रयोग किया गया है? देखो उसमें पूछा है कि उद्देशिका में किस और किन शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसमें ऑप्शंस दिए थे, तो उसमें हम लोग देखो यही देखे थे, हमने आपको पूरा का पूरा प्रस्तावना दिखाया, लोग व नागरिकों दोनों। ठीक है, अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, देखो इसमें कि भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषता स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? ठीक है, कौन से स्वरूप से सच्चे तौर पर संघात्मक नहीं है? ठीक है, तो आप ये मुझे बताओ कि कैसे नहीं है, संघात्मक नहीं है, यानी कि जो आप हम लोग संघात्मक की विशेषताएं पढ़ते हैं उन विशेषताओं को अलग करके नहीं है। ठीक है, बताओ इसमें कौन सा है? देखो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे जैसे कि शासकीय शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान, एकीकृत न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। तो आप बताओ कौन सा होना चाहिए? एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, ठीक है। और देखते हैं, हाँ एक और ये है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो उसने बोला कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। अच्छा, ये बोल रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली यानी ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम,
ठीक है, तो उसकी विशेषता नहीं है। फिर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। दोहरी कार्यपालिका असंसद की सर्वोच्चता। दोहरी कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका होगा इसका आंसर, ठीक है, यानी कि डुअल एग्जीक्यूटिव, डुअल एग्जीक्यूटिव इसका आंसर होगा। ये हमारे किसकी प्रणाली नहीं है, संसदीय शासन प्रणाली की। इसके बाद एक और क्वेश्चन की भारतीय संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति के संकटकालीन शक्तियां, राज्यपाल की नियुक्ति, समवर्ती सूची में केंद्र का अधिकार। कौन सा हमारी भारतीय संघात्मक व्यवस्था का है, तो कौन सा होना चाहिए, संघात्मक का में हमारा विशेषता है कि शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योर पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, ठीक है, ओके। और कौन सा प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया है, हाँ ये रहा, देखिए कि भारत सरकार अधिनियम 1935, देखो फिर से 1935 की बात की गई है। 1935 में वाला जो इंडियन गवर्नेंस एक्ट था, उसके संदर्भ में असत्य कथन पहचान कीजिए, ठीक है। केंद्र सूची में 59, प्रांतीय सूची में 36 अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल के अंतर्निहित की गई थी, और अधिनियम की अनुसूची 7 में 3 सूचियां थी जो केंद्र, प्रांतों और मध्य शक्ति विभाजन को दर्शाती है। कौन सा होना चाहिए, प्रांतीय सूची में 36, हमने आपको बोला था एक में 54, एक में 59 है, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, और ये सारी चीजें उसमें से हम लोग आधी चीज कर चुके हैं। अब देखो एक ये क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कौन सर्वोच्च है। भारतीय राजनीति कॉमन सा है, संविधान सर्वोच्च है या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बिकम कंटिन्यूअसली, तो तुम लोग को ऐसे जब तक ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे ना तब तक नहीं हो पाता है। एक ये क्वेश्चन, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, गणराज्य है, डेमोक्रेटिक है, गणराज्य है, सॉरी रिपब्लिक है, गणराज्य है, यानी कि रिपब्लिक है, ठीक है, रिपब्लिक है, वाई, बिकॉज यहाँ पे राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। रिपब्लिक है क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन होता है। एक गणराज्य है। और आगे देखते हैं, नौ से लास्ट क्लास में जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, या हमारे अधिकार डिस्कस कर रहे थे, मूल अधिकार, ठीक है। मूल अधिकार डिस्कस करते हुए हम लोगों ने 18 तक कर लिया था, अनुच्छेद 18 तक कर लिया था। आज हम लोग आर्टिकल 19 करेंगे, आर्टिकल 19, ठीक, या अनुच्छेद 19 करेंगे। अब अनुच्छेद 19 से लेके, अब देखना कि 19 से लेके आर्टिकल 22 तक किस लिए बात किया गया है, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए बात किया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, यानी कि राइट टू फ्रीडम, राइट फ्रीडम, ठीक है, इसकी बात करता है। लेकिन जब हम अनुच्छेद, पर्टिकुलरली अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे, तो ये बहुत सारे सब डिविजन्स को लेके चलता है। जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि ये 19(1) से लेके 19(6) तक ये कार्य करता है। क्लियर है। अब देखो जब इसमें हम लोग एक एक करके सारे जो इसके सब डिविजन है इसको देखते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 19(1) में 19(1) का जो क है, ठीक है, इसमें भी 19(1) अनुच्छेद एक करके देखते हैं, अनुच्छेद 19(1), ठीक है, क, ये क्या बोलता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात, भाषण और अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, मतलब एक्सप्रेशन की, या हम कोई डिबेट दे रहे हैं या हम लोग कोई भाषण दे रहे हैं, उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है।
क्लियर है। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ये अधिकार दिया गया है कि हम लोग इसी में अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अपने इस चीजों की हमारे पास क्या है, स्पीच की क्या है, स्वतंत्रता है। क्लियर है। इसके बाद जब हम नेक्स्ट देखते हैं ख पार्ट का, ख पार्ट स्पीच, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता है। फिर हम देखेंगे कि शांतिपूर्ण या हथियार रहित हम कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। 19(1) का ख, ठीक है। ख क्या कहता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम साइलेंस फॉर्म में हम लोग बिना किसी आर्म के हम लोग कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं, ठीक है। शांतिपूर्ण, शांतिपूर्ण व हथियार रहित, हथियार रहित यानी कि विदाउट एनी आर्म्स, विदाउट एनी आर्म्स प्लस इन साइलेंस, साइलेंस, ठीक है। हम लोग कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। इसके बाद ग 19(1) का ग, 19(1) का गण क्या किया गया है कि संगम या सहकारी समिति बनाने का अधिकार है हमें, संगम या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का हमारे पास अधिकार है, संगम या सहकारी, सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अधिकार, ठीक है। यानी कि संगम बोलो या आप कोई भी, और कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का क्या है हमारे पास, राइट है। क्लियर। अब देखो इसमें एक चीज आपको ये बतानी है कि जो 97वां संविधान संशोधन द्वारा इस सहकारी समितियों को शामिल किया गया था। ये जो आपका सहकारी समितियां है ना, ये कब शामिल किया गया है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है, संविधान संशोधन द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। इसके बाद 19 ख क्या कह रहा है, 19(1) का ख ये कह रहा है कि आप कहीं भी पूरे भारतवर्ष में, भारतवर्ष क्या है, यहाँ पे हमने एक कंटेंट राज्य के रूप में कंसिडर किया है, एक पर्टिकुलर स्टेट, सिंगल स्टेट के रूप में कंसिडर किया है। तो आप इस राज्य के जितना भी राज्य क्षेत्र है, यानी कि इस स्टेट का जितना भी स्टेट रीजन है, उसमें फ्रीली कहीं भी संचरण कर सकते हो, वॉक कर सकते हो, घूम सकते हो, यू कैन मूव एनीवेयर, ठीक है। मूव एनीवेयर, एनीवेयर इन इंडिया स्टेट रीजन, इंडिया स्टेट रीजन, क्लियर है। इसके बाद घ हो गया। अब अंग क्या कह रहा है, अंग ये कह रहा है कि जो हम निवास करने व बसने का हमारे पास अधिकार है, हम जो ये स्टेट रीजन है ना, जो राज्य क्षेत्र है, राज्य क्षेत्र में हम कहीं भी अपने आप को स्टे करवा सकते हैं या हम कहीं भी अपने आप को एकोमोडेट करवा सकते हैं, इस चीज की हमारे पास स्वतंत्रता है। प्लस कोई भी व्यक्ति हुआ, मतलब धन हुआ, आजीविका हुआ, व्यापार हुआ या व्यवसाय हुआ, वो भी हम कर सकते हैं कहीं भी रह के, इस चीज के लिए हम स्वतंत्र हैं। क्लियर है ना। तो इसमें कितने सारे डिविजन हुए, क ख ग घ से लेके छ तक, ठीक है। इसके बाद देखो एक च है। अब तुम बोलोगे कि च क्यों नहीं आया, छ क्यों डायरेक्ट आया। 19(1) का जो छ है वो क्या है, बिजनेस या व्यवसाय कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन 19(1) का जो अंग है ना, ये पहले था, जो कि अब नहीं है। क्यों, ये पहले था, ये कहता था कि हमारे पास संपत्ति का अधिकार है, ठीक है, हमारे प्रॉपर्टी का राइट्स है। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसे हटा दिया गया है। और इसे हटा के कहाँ रख दिया गया, अनुच्छेद 300 क में हटा के कहाँ रख दिया गया है, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 300 क में रखा गया है। और ये एक कानूनी अधिकार के रूप में या एक लॉ राइट के रूप में रखा गया है। क्लियर है। आगे बढ़े। चलो अब इसमें एक चीज हम तुमको इम्पोर्टेंट बताना चाहते हैं कि देखो 19(1), ठीक है, 19(1) हमें कई सारे फ्रीडम्स देता है, ठीक है, कई सारे फ्रीडम्स देता है, जिसमें हम बोले कि हमारे पास स्पीच की फ्रीडम है, प्लस हमारे पास एक्सप्रेशंस की फ्रीडम है, ठीक है। जब हमारे पास ये है तो हमने इसे क ख ग घ बहुत सारी चीजें देखी,
क्लियर है। तो अब क्या है, क में हमने क्या देखा, क में हमने देखा कि ये वाली चीज स्पीच और आपके पास एक्सप्रेशंस के फ्रीडम है, यानी कि अभिव्यक्ति की और हमारे पास भाषण की स्वतंत्रता है। लेकिन इस क में जब हम 19(2) में आएंगे ना, तो हम देखेंगे कि इस क में किसी किसी पॉइंट पर ये आपका निबंधन लगा की घोषणा की गई है, क्योंकि उसमें कुछ कुछ पॉइंट है। जैसे कि 19(2) ये कहता है कि कौन कौन से 19(1), ठीक है, 19(1) के क पर लगने लगने वाले आपके निबंधन, ठीक है, लगने वाले निबंधन, यानी कि इसमें कौन कौन पॉइंट पर ये चीजें आपको रोक सकती है। पहला, अगर वो भारत के सुरक्षा या सिक्योरिटी या सोवरेनिटी की बात करता है, प्रभुता की बात करता है, या वो आपके जो कोर्ट है, ठीक है, इंडिया का जो कोर्ट है, वो कोई बात डिसीजन दिया है और हम उस भाषण से या उस अभिव्यक्ति से उसके नेगेटिव पॉइंट पर जा रहे हैं, किसी की मानहानि कर रहे हैं, किसी के डिग्निटी को लॉस पहुंचा रहे हैं। फिर लोक व्यवस्था हो गई, या विदेशी राज्यों के साथ महत्वपूर्ण संबंध स्थापित करने में ये डिफिकल्टी कर रहा है। शिष्टाचार या सदाचार हो गया, या अपराध उद्दीपन हो गया, ठीक है, मतलब हम किसी को प्रोवोक कर रहे हैं ऐसे भाषण देके, ऐसी अभिव्यक्ति करके कि कोई आपराधिक रूप से प्रोवोक्ड हो जाए। क्लियर है। अब देखो 19(2) में, अब 19(3) का कह रहा है, 19(3) किसके निषेधन को लगा रहा है, 19(1) के ख को। अब 19(1) का ख क्या कर रहा था, 19(1) का ख ये कह रहा था कि हमारे पास किस चीज की स्वतंत्रता है, हम कहीं भी शांतिपूर्ण या हथियार के बिना भी भाषण दे सकते हैं या सम्मेलन कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता है। लेकिन 19(3) क्या कह रहा है, ये इसके खंडन को कह रहा है कि ऐसे सिचुएशन पर आप नहीं कर सकते अगर ये हमारे भारत के संप्रभुता संप्रभुता या भारत की जो अखंडता है, यूनिटी है, उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अखंडता या भारत की किसकी डिस्टर्ब कर रहा है, यूनिटी को। क्लियर है। और ये अगर भारत के लोक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रहा है, यानी कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिस्टर्ब कर रहा है, या पब्लिक की जो आपका प्रोसीजर है उसको डिस्टर्ब कर रहा है। अब देखो जो 19 ख है, आपका जो 19 का जो फोर्थ है, फोर्थ वाला किसको करेगा, 19(1) के ग के लिए, ठीक है, 19(1) के ग में जो चीजें बोली गई है उसको नेगेटिव कर रखिए। हम ग में क्या था बताओ पहले, ग में क्या था, ग में तो यही था ना कि हम कहीं भी, हम क्या कह सकते हैं, कोई भी संगम या सहकारी समिति को बनाने का अधिकार है, यानी कि कोई भी कोऑपरेटिव पॉइंट हम कर सकते हैं। 97 में जो संविधान संशोधन किया गया, तो ये जो 4 वाला है ये उसके लिए है, ग के लिए है, कि हम ऐसा नहीं कर सकते अगर हमारे कोई एक अन्य पर कोई सदाचार हो रहा है, ठीक है, या ये उसके लोक व्यवस्था को इफेक्ट करे, या उसके संपदा या अखंडता को। उसी तरह 19 का जो 5 है वो किसको कहता है, 19(1) के घ को, 19(1) के घ को प्लस 19(1) के अंग को, ठीक है, घ और अंगा। घ और अंगा में कौन से थे, घ और अंगा इस बात की बात कर रहा था, एक तो राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, और कहीं भी हम निवास कर सकते हैं, कहीं भी हम बस सकते हैं, इन दोनों के बारे में बात कर रहा था। तो ये वाला क्या कहेगा भैया, ऐसा हम कभी कर सकते हैं अगर साधारण जनता के हित में हो, या किसी अनुसूचित जाति या जनजाति के संरक्षण को मतलब वेलफेयर को कंजर्व करे, या उसके हित के लिए हो, ठीक है। इसी का तरह हमारा जो 19(6) है, 19(6) किसको करता है, 19(1) के छ को। 19(1) का छ क्या कह रहा है बताओ अभी, 19(1) का छ ये कह रहा है कि अगर हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम कोई भी फाइनेंशियल असिस्ट कर सकते हैं, या हम अपने आजीविका के लिए कहीं भी करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये तभी होगा जब वो साधारण जनता के हित में हो, यानी कि आपका जो नॉर्मल जनरल पब्लिक है उसके लिए हो, या ऐसा व्यापार जो तकनीक रहता है निर्धारित करना हो, या नागरिकों के व्यापार व्यवसाय में पूर्णता हो। आंशिक वर्जित करना राज्य के व्यवसाय का एकाधिकार नियंत्रण के पक्ष में नहीं कहता है। क्लियर है, पक्ष में नहीं कहता है। सो यू हैव टू कंसिडर ऑल दोज थिंग्स। लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे बच्चों या महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक, ठीक है, बच्चों या महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक। तो दिस इज वर्स
1901 से लेके 1906 तक, जिसमें 1901 के जो है क से लेके छ तक हमारे पार्ट है, और जो 2, 3, 4 जो है ये इसके नेगेटिव पॉइंट्स को बता रहा है। तो इसको लर्न करना बहुत ही इजी हो गया इसका मतलब। आगे बढ़ते हैं। नाउ सी, ये जो विचार की अभिव्यक्ति वाला जो स्वतंत्रता या मूल अधिकार है हमारे पास, क्या है कि हम स्पीच दे सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, या हम अभिव्यक्ति कर सकते हैं। इस चीज की हमारे पास स्वतंत्रता है। अभिव्यक्ति कर सकते हैं, इस चीज की हमारे पास क्या है, स्वतंत्रता है। लेकिन एक आप जानते हो कि जो हमारे पास जो ये निर्वाचन होता है, हम जो ये निर्वाचन करते हैं या हम अपने जो प्रत्याशियों को चुनते हैं, ये एक प्रकार का हमारे पास क्या है, हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। ये क्या है, एक तरह का हमारे पास विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, यानी कि हम अपने थॉट्स को क्या करते हैं, थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं इसके द्वारा, इलेक्शन के द्वारा। अब यहाँ पर इलेक्शन में एक पॉइंट होता है नोटा। नोटा का मतलब क्या होता है, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, ठीक है। अभी रिसेंट एमपी में हुआ, अब राजस्थान में होने वाला है। तो नोटा क्या है, नन ऑफ द, यानी कि हमारे पास जो भी इस पूरे उसमें दिया हुआ है प्रत्याशियों के बारे में, हम उसमें से किसी को भी पसंद नहीं करते, हम किसी को भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए हमने नोटा को select, ठीक है। इट इज द फॉर्म दैट कि हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने एक्सप्रेशंस को अभिव्यक्त कर रहे हैं, ये भी एक तरीका होता है। अब इसी तरीके में एक बात मैं आपको कहूंगी, एक केस है। केस क्या है, एडीआर बनाम आपका भारत संघ, या आप बोलो यूनियन ऑफ इंडिया, क्लियर है। और ये क्या है, ये एक संगठन है, एक संगठन। अब इसने क्या कहा कि ये कौन से ईयर की बात है, ये ईयर है आपका 2000, ठीक है। इस 2002 ईयर में क्या हो गया कि एससी का एक निर्णय दिया, ठीक है। इस निर्णय में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि है की जानकारी देना बहुत जरूरी है। ये भी हमारे एक प्रकार की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन का क्या है, अधिकार है। क्योंकि अगर वो इंफॉर्मेशन आप उम्मीदवार अपने बारे में नहीं देगा, अपने बैकग्राउंड के बारे में नहीं देगा, तो एक व्यक्ति कैसे सीधे ढंग से उसको सेलेक्ट करेगा, अपने विचारों को कैसे वो करेगा, क्लियर है, ठीक है। इसीलिए क्या करेगा, एससी ने क्या कहा, अपना निर्णय दिया, अपना डिसीजन दिया कि जो प्रत्याशी रहेंगे वो अपनी पूरी पृष्ठभूमि बताएंगे, पृष्ठभूमि पूरी की पूरी बताएंगे, जिससे कि डिसाइड किया जा सके कि वो क्या कर रहे हैं। जैसे इस पृष्ठभूमि में उनकी प्रॉपर्टी होगी, इस पृष्ठभूमि में कहाँ पर कितना तक एजुकेटेड है, एजुकेशन बताएंगे, प्लस उनके ऊपर कोई कोर्ट केस है या नहीं, ये सारी चीजें बताएंगे, ठीक है। अब हाँ, ये एक एनजीओ संगठन है, यस, ये एक एनजीओ संगठन है, ठीक है। और याद रखना ये गैर सरकारी है, गैर सरकारी, ये एक गैर सरकारी है। क्या काम करता है, ओके। देखो, ये एक ऐसा संगठन है जो कि आपके पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल वेज हैं और चुनाव के कैसे सुधार किया जाए, इन सब चीजों पर ये कार्य करता है। एक बार सर्च करना तो थोड़ा सा जानकारी भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो इट इज योर एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसका फुल नेम क्या है, एसोसिएटिव डेमोक्रेटिक फॉर रिफॉर्म। एक्चुअल में ये बात किसके ऊपर करता है कि चुनाव में कैसे तरीके को अपनाया जाए, जिससे कि, और ये 2002 में हुआ, जिसमें क्या बताया गया कि उसको पृष्ठभूमि देना बहुत ही जरूरी है, क्लियर है। एक और बताते हैं, देखो, एक और संगठन है PUC,
ठीक है, ये केस था PUCL बनाम आपका ये भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस है आपका 2013 का। ठीक, ये PUCL क्या है, ये भी एक NGO है, एक संगठन है, जिसका फुल फॉर्म मैं बता दे रही हूँ, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, सिविल लिबर्टी। ठीक है, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। ये क्या कह रहा है, ये 2013 की बात है, इसमें आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में, ठीक है, 2013 में ये निर्णय दिया कि नोटा वाला पार्ट होगा, नोटा को भी इंक्लूड किया जाएगा, या नोटा लागू होगा, लागू होगा। ठीक है, क्यों लागू होगा, कहाँ पर लागू होगा, EVM मशीन में इसको यूज किया जाएगा नोटा को। क्यों, क्योंकि अगर ये भी एक प्रकार की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यही हमने अभी आपको बोला। क्लियर है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसी मामले में एक और केस देख, एक केस मैं और बोल रही हूँ, ये आपका नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, ठीक है, बनाम आपका भारत, भारत। क्लियर, ये केस है आपका 2002। ठीक है, नवीन जिंदल कहाँ के हैं, हरियाणा के हैं, हरियाणा, हरियाणा के हैं। ठीक है, ये एक उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, प्लस ये एक नेता भी है, क्लियर, मिनिस्टर्स भी है। अब एक्चुअली क्या है कि इनकी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, और इन्होंने अपने फैक्ट्रीज में क्या तिरंगा लगा दिया था। तो फिर ये केस कोर्ट में गया, और कोर्ट में बोला कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ये वो सारी चीजें। देन ही सेज कि मैं तिरंगा लगाया हूँ, देखूंगा तो देखता रहूंगा, फहराता रहूंगा। इट इज जस्ट अ पार्ट कि मैं अपने आप को, अपने देश के प्रति, अपने नेशनलिज्म को एक्सप्रेस कर रहा हूँ। क्लियर, ये भी मुझे स्वतंत्रता है, भले ये वर्ड इन उसमें अलग से झंडे को नहीं लिखा गया है, बट तिरंगा इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग द वे ऑफ आवर लव और आवर डिवोशन टुवर्ड्स आवर कंट्री, हमारे राष्ट्र के प्रति है। तो फिर ऐसे ने बोला कि ठीक है, तुम लगा सकते हो, 24 घंटा लगाने की छूट है, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को, लेकिन ये ध्यान रहे कि रात के समय उस पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी पहुंचनी चाहिए हमारे तिरंगे को। क्लियर है, तो ये एक केस और हो गया 2002 की। इसके बाद 2002 में ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें कि आप, अब एक और है 2016 का केस है आपके, 2016 का, जिसमें कि आपका श्याम नारायण चौकसी, क्या नाम है,